कि सो अब तक हमने क्या देखा था कि भाई HTML है ना, सिर्फ HTML हम अब तक डिस्कस कर पाए थे। और HTML बेसिकली जो होता है वो आपका जो व्यू होता है उसका स्ट्रक्चर अगर कहें या रादर स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, राइट। यानी आप अरे यानी आपने देखा कि कहाँ पे हेडिंग होगी, फॉर्म होगा, फॉर्म के अंदर क्या एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स के क्या सीक्वेंस होंगे, ठीक है। टेबल किस तरह से होगा, टेबल्स के रोज कॉलम, तो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। So HTML was something which was meant to deal with the structure of the view. View की मतलब जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, right? And view of course in terms of a web application, right? or a website, ठीक है। तो we had seen HTML. Now there is something called a CSS, cascading style sheet. And cascading style sheet is basically meant to define the styles of the element, ठीक है। जैसे आपने कोई फील्ड डिफाइन करी है ना, एक टेक्स्ट फील्ड डिफाइन करी, ठीक है, या बटन डिफाइन करा, या पूरे फॉर्म का ही बैकग्राउंड कलर हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये जितने भी एलिमेंट्स हमने HTML में पढ़े हैं उनके लुक एंड फील या स्टाइलिंग की अगर हम बात करें कि किस तरह से उनको उनको ज़्यादा एक तरह से ऐसा बनाएं कि मतलब फॉर्म हमारा ज़्यादा अप्रिशिएटिंग रहे लुक एंड फील के हिसाब से, देन वी विल टॉक अबाउट CSS, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो आपको पता है कि आपके सिलेबस में 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने की फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। वन वाज HTML दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। एंड व्हेन आई से कवर्ड, टिपिकली आई विल कवर व्हाटएवर इज इन द सिलेबस एंड अराउंड द सिलेबस, राइट। HTML हमने जो पढ़ा है दैट इज जस्ट अ बिट, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ ओशन, राइट। एवरीथिंग इज अ ओशन। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसमें बहुत कुछ होता है। तो जब आप पढ़ने जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप उसको अपने से भी आप पढ़ेंगे। तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि एग्ज़ाम में जो पढ़ाया गया है क्वेश्चन सिर्फ उतने ही में लिमिटेड रहेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा-सा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आप एक्सप्लोर भी करेंगे, फॉर द टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, राइट, ठीक है। तो यू हैव टू बी एज बर्डन, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जो पढ़ाया है क्लास में सिर्फ उसी में सब कुछ आएगा। सेशनल में थोड़ा हम रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है, जो हम आपको लेक्चर वीडियोस दे रहे हैं उतने में ही से ही हम लिमिट कर सकते हैं क्वेश्चन, बट फाइनल एग्जाम में यू कैन एक्सपेक्ट दैट द होल सिलेबस विदाउट एनी बाउंड्रीज इज इन योर कोड, ठीक है। Then the third thing that we need to learn, or rather we will be learning, is JavaScript. JavaScript is a full-fledged language. We will see what it is soon, and that is meant to provide the dynamic behavior to the page, or to the view. ठीक है, जो भी हम पेज लिख रहे हैं या व्यू लिख रहे हैं उसको डायनेमिक बिहेवियर प्रोवाइड करने के लिए, राइट। So we have seen HTML. Now we will see CSS, and then soon we will start with JavaScript. So as per the definition says, CSS or the cascading style sheet is used to control the layout and the styling of the web pages. ठीक है, layout and styling, ठीक है। It can be used to change the font, color, spacing, and other visual elements of the web pages. So before getting down to this example, particularly, let me show you how you know a JavaScript look like. Okay, sorry, a CSS look like. Just a second. Yeah. See, whatever you can see here in green color, ठीक है, this is typically an HTML comment, right? It's an HTML comment, ठीक है। तो अभी इसको भूल जाइए, जो कुछ HTML कमेंट में आपको दिख रहा है उसको भी इग्नोर करिए। तो टिपिकली जो आपके पास पेज दिख रहा है वो क्या है, इट सेज इट्स एन HTML5 डॉक्यूमेंट, फर्स्ट लाइन, ठीक है। देन स्टार्ट विथ हेड, HTML head, title will come on the browser bar. Then for assume head is closed, body is closed. The rest of the thing whatever is within the head, that's under the comment, so we are not worried as of now. अब आते हैं बॉडी पे, ठीक है, ठीक है गाइस। Now see, what is H1? Header 1, it has a standard size
of printing the heading, right? So if I use this attribute style, right? What is the full form of CSS? Cascading style sheet, right? Here you can see your attribute style, and this attribute is available in almost every HTML element. ठीक है, तो अगर आप स्टाइल लिखते हैं, h1 is the tag, style is the element of the tag, and this whatever you can see under double quotes, right? That is called as the attributes of the uh, properties of the attribute style. Properties of the attribute style. तो ये क्या कह रहा है कि जो H1 आपका है उसकी स्टाइल में आपने क्या मेंशन किया कि उसकी जो कलर होगी वो ब्राउन होगी, राइट? Now this kind of styling if you are providing, this is called as inline style. क्या बोलते हैं इसको? This is called as inline style, करेक्ट? मतलब आप आपने एलिमेंट लिखा, एलिमेंट के साथ ही साथ आपने उसकी स्टाइलिंग दे दी, है ना? तो दिस इज कॉल्ड एज इनलाइन स्टाइल, ठीक है? लेट मी जस्ट डिलीट इट। अब इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। देखिए सिर्फ आपने H1 पे स्टाइल लगाया था तो H1 क्या हो गया? ब्राउन कलर से हो गया। फिर दूसरे जो मतलब पहले H1 पर, बाकी जितने भी H1 हैं उन पर आपने नहीं लगाया था, वो अपने पर्टिकुलर कलर से जैसे आपको नॉर्मल जो आपने HTML पेज बनाया था वैसे दिख रहे हैं आपको, ठीक है? सिमिलरली जब आपने H1 पे स्टाइल लगाया तो आपने क्या करा कि इसके एट्रीब्यूट्स को डबल कोट में मेंशन करा, राइट? One of the attribute was color is equal to brown or color brown, and then you end it with semicolon, right? The other thing that you can do is you can add as many attributes, uh, add many proper attributes to this property as you like, ठीक है? जैसे स्टाइल में कलर को आपने ब्राउन कहा, अब आप कह रहे हैं बैकग्राउंड कलर फॉर व्हाट? हेड वन, फर्स्ट हेड वन, ठीक है, पहली वाली जो हेडर है। सो लेट मी से बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू से ग्रीन, ठीक है? हर एक चीज जो होगी सेमी कॉलन के बाद टर्मिनेट होगी, ठीक है? पहली स्टाइल का एट्रीब्यूट जो है कलर इज इक्वल टू ब्राउन है, सेमी कॉलन में टर्मिनेट हुआ। दूसरा बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ग्रीन है, सेमी कॉलन में टर्मिनेट हुआ। और पूरा यहां से लेकर के यहां तक डबल कोट में जाएगा, ठीक है? क्लियर है? लेट्स सेव इट एंड लेट्स सी। बैकग्राउंड कलर यहाँ चेंज हो गया आपका, राइट? Similarly, let me change for the same H1 element, which is the another H1 element, the next H1 element, which is printing welcome to website here. इसके लिए हम चाहते हैं let's see I want to change the color again for this some other color. So क्या करना चाहिए? स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट अपने आप आ जाएगा। कलर चेंज करना है, क्या एट्रीब्यूट यूज करें? कलर, लेट मी से आई वांट टू गिव इट द रेड कलर, ठीक है? रेड, and I want to add similarly a second attribute, the background color also, which we have added for the head one. So let me say background color is equal to say aqua, ठीक है? Okay. देखिए as soon as we did it, you saw the color, the font color also changed, as well as the background is also changed. Even we can also change the size of the text also. I think text size होता है, क्या होता है? Let's see. Uh, font font size. Okay. Font size is equal to, let me see, let me say 30 rem, ठीक है? देखिए क्या हो गया,
राइट। H1 का अपना एक स्टैंडर्ड साइज था, ठीक है, उसने अपना एक स्टैंडर्ड साइज दिया होगा, सिमिलरली H2 का अपना होगा, लेकिन हम उसको भी ओवरराइड कर सकते हैं थ्रू स्टाइल, राइट। 30 is something which is very large, so probably I should not give 30. Let me say I want it to be 50 rem, or sorry 5 rem. अब ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि हमें समझ में आ रहा है, राइट। So as many attribute you want, you can add, as many properties you want, you can add to the attribute style attribute. And just you have to remember that every property should be, distinguished by a semicolon, ठीक है, सबको सेमीकोलन के अंदर रहना है, और स्टाइल के जो जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको पूरे के पूरे मिला के यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको डबल कोट पे रखना होगा। ये चीज़ पूरी की पूरी डबल कोट पे रहेगी आपके, ठीक है। अगर आप भूल जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सेमीकोलन लगाना या भूल गया मैं, राइट, व्हाट विल हैपन, टेल मी। एचटीएमएल क्या करता है? कोई कंपाइलेशन एरर शो करता है? नहीं करता है। क्या होगा? लेट्स सी, लाइव सर्वर पे चल रहा है, देखिए आपका कलर ही अप्लाई नहीं हुआ, पहला कलर नहीं अप्लाई हुआ तो उसके बाद फिर बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। दिल किया तो उसने फॉन्ट साइज ले लिया होगा, तो you just can't predict what wrong will happen, but just that the expected result will not be shown on the page, ठीक है। So you have to make sure that you follow the rules properly. Okay, so this style is called as what we have just discussed. इस तरह की स्टाइलिंग को क्या कहते हैं? इनलाइन स्टाइल, जिसमें आप स्टाइल को यूज कर रहे हैं एलिमेंट के अंदर ही, ठीक है। तो ये हमने देखा दोनों H1 के लिए है ना, हेडर 1 के लिए। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप चाहते हैं, राइट, तो आपने कहा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसका बैकग्राउंड कलर स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू से एंटी वाइट। ये मैं सेव करके देखता हूँ क्या हो रहा है। ये देखिए, ये आपको चेंज हो गया बैकग्राउंड कलर, अनऑर्डर्ड लिस्ट थी ना, इसका बैकग्राउंड कलर ये चेंज हो गया, ठीक है। आइटम्स पे फर्क नहीं पड़ा। अगर आइटम्स का हमें कलर चेंज, अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी कलर चेंज कर देता ना, तो सारे आइटम्स एक साथ उनके कलर चेंज हो जाते, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, कलर भी ऐड कर दे रहे हैं हम, कलर इज इक्वल टू से ब्लू वॉयलेट, देखिए अभी कलर चेंज हो गए, लेकिन ये चेंज हमने कहाँ पे किया है, किस लेवल पे किया है? अनऑर्डर्ड लिस्ट के लेवल पर करा है, राइट। अगर हम उसके अंदर देखें तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स भी हैं, सो देयर आर सेपरेट टैग्स। उनमें से किसी के लिए हम स्टाइलिंग करना चाहें, फिर क्या होगा? से फॉर एग्जांपल हमने लिस्ट आइटम 2, जो आइटम 2 है, उसके लिए स्टाइल चेंज करना है मुझे। लेट मी से आई वांट टू मेक द कलर इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल शो क्यों नहीं कर रहा है? समथिंग ब्राउन इटसेल्फ, ओके फाइन, ठीक है। देखिए एक आइटम का कलर ब्राउन हो गया। तो जो भी आप स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, इनलाइन स्टाइल ही इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो उस पार्टिकुलर HTML जो टैग है उसके लिए अप्लाई हो रहा है ना। अगर उसके अपर लेवल के टैग पर सेम स्टाइल भी अप्लाई हो रखी है, जैसे कलर हमने क्या करा, कलर हमने अनऑर्डर लिस्ट के लिए अप्लाई करा, तो सारे अनऑर्डर लिस्ट के लिस्ट आइटम का कलर, फॉन्ट कलर एक हो गया था। लेकिन उसके किसी एक पार्टिकुलर लिस्ट आइटम को हम सेपरेट कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उस लिस्ट आइटम में जाकर के हम उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने किसी भी उससे पढ़ा, लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि एक चीज होती है कि इनहेरिटेंस बोलते हैं, राइट। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि यू इनहेरिट, या यू इनहेरिट समथिंग फ्रॉम द अपर लेवल एलिमेंट, राइट। तो अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट इज समथिंग व्हिच इज अपर लेवल एलिमेंट, उससे आपने कलर को इनहेरिट करके किससे लिया, लिस्ट आइटम में लिया। बट यू कैन चेंज फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट आल्सो, दैट मींस
द लिस्ट आइटम इज द इंडिविजुअल एलिमेंट, आपने जिस एलिमेंट में चाहा उसमें स्टाइल को इनलाइन फिर डिवाइड करके उसको चेंज कर दिया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। Now let's move to the next category of declaring the style sheet. The next thing is, if I can just remove this comment, see, ये आपके हेड के अंदर आप स्टाइल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने कहा h1, फाइन। h1 के लिए मैंने कहा कलर इज इक्वल टू सम ग्रे कलर, राइट, फाइन। टेस्ट लाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, फाइन। यानी सारे जो जितने भी आपके हेडिंग्स होंगी सारी लेफ्ट अलाइन होंगी, राइट। मार्जिन टॉप से मार्जिन जो होगी उनकी या एक दूसरे हेडर के बीच की जो एलिमेंट होगी वो 100 पिक्सल्स होगी, 100 px कर दिया मैंने, राइट। इसमें क्या हुआ, इस टेक्निक में मैंने क्या करा, मैंने एचटीएमएल एलिमेंट को एज अ नेम यूज किया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को जो इस तरह हम यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं सिलेक्टर। वी आर यूजिंग अ सिलेक्टर, so we are using h1 selector, and now this applies for all the html tag elements which are defined in the page, not for one। ठीक है, बात क्लियर है। इनलाइन में क्या था, एक एक टैग बाय टैग, एलिमेंट बाय एलिमेंट स्टाइल को डिफाइन कर रहे थे। जैसे आपने h1 की, इस h1 के लिए स्टाइल को कुछ और दिया, इसके लिए सेम स्टाइल कलर को कुछ और दिया, इसके लिए बैकग्राउंड कलर आपने ग्रीन दिया था, इसके लिए बैकग्राउंड कलर आपने एक्वा दिया था, और यू हैव सीन द रिजल्ट आल्सो, इंडिविजुअली इसमें चेंज हो रहा है, राइट। बट व्हेन यू apply a head a css using a selector, then you are selecting the whole of the html tag as a selected element। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो स्टाइल मैं लगा रहा हूं ये सारे के सारे h1 पे अप्लाई होगा, राइट। लेट्स ट्राई टू सी क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से अप्लाई हो भी चुका होगा क्योंकि लाइव सर्वर ऑलरेडी चल रहा है, या शायद हेडर के अंदर है, तो एक बार मुझे फिर से चलाना पड़ेगा। लेट मी सी, देखिए चलाने पे दोबारा से हुआ, क्या हुआ, अब नोटिस करके बताइए क्या होना चाहिए था और क्या आपको इसमें गड़बड़ लगा। देखिए ग्रे हमने दिया था कलर, ये ग्रे, ये दोनों हेडर हैं, h1 है, इन दोनों पे अप्लाई हो गया, राइट। लेकिन जहां पे हमने इनलाइन स्टाइलिंग दे रखी थी, यानी टैग के अंदर पहले दोनों h1 जो थे उनके अंदर चेंज अप्लाई नहीं हुआ, उसमें इनलाइन स्टाइलिंग ने प्रेफरेंस ले ली, या अदर वर्ड्स कहिए इनलाइन स्टाइलिंग ने उसको ओवरराइड कर दिया, राइट। बाकी जो नीचे आप देख रहे हैं, ये सारे हेडर देख रहे हैं, ये हेडर 1 नहीं है। लेट्स गो टू द कोड एंड सी, these are not header 1, these must be header 2, header 3, something like that। देखिए 4 तो हेडर 1 है, उसके बाद h2 शुरू हो जा रहा है आपका, है ना। आपने अप्लाई किस पे किया है, h1 पे अप्लाई किया है, सिलेक्टर आपका h1 था, तो ये जो एप्लीकेशन हुआ सिर्फ h1 पे होगा, h1 4 से पहले दो पे आपने क्या कर रखा था, इनलाइन स्टाइलिंग कर रखी थी। तो जब इनलाइन स्टाइलिंग कर ली तो ओवरराइड किसने किया, इनलाइन वाले ने कर दिया। ठीक है, एक जनरल रूल अगर मैंने आपको पहले क्लास में कभी नहीं बताया है तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आई डोंट रिमेंबर वेदर आई टेल यू और नॉट। जब भी किसी चीज के स्कोप को किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी लैंग्वेज में अगर रिजॉल्व करने की जरूरत पड़े, तो आप रिजॉल्व ऐसे करेंगे कि ये देखेंगे कि कौन सी चीज आपके करीब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं इनसे बोलूं मुझे एक चेयर ला के दो, तो एक खाली चेयर इनके पास ये होगी, और एक मान लीजिए खाली चेयर पीछे पड़ी हुई है, ऑफ कोर्स फिक्स नहीं होगी, वो ऐसी होगी उठा के लाके दे सके। तो मैं इनको कहूंगा एक चेयर लाके दो, तो ये कौन सी चेयर लाके मुझे देंगे, मेक सेंस, जो पास वाली है वो लाके देंगे। ठीक है, तो जब आपने इनलाइन स्टाइलिंग की थी तो एक अनऑर्डर लिस्ट पे लगाई थी, एक कहाँ लगाई, लिस्ट एलिमेंट पे लगाई। तो जिन लिस्ट एलिमेंट पे आपने स्टाइलिंग नहीं लगाई थी उस पे तो अनऑर्डर लिस्ट की चल गई, लेकिन जिसमें लिस्ट एलिमेंट पे आप लिस्ट आइटम पे आपने इनलाइन स्टाइलिंग अलग से लगा दी, वो उसके ज्यादा करीब हो गई। जब वो ज्यादा करीब हो गई तो उसने वो राइट कर लिया, राइट। सेम कंसेप्ट अप्लाई ओवर हियर, पहले h1 और दूसरे h1 के लिए आपने इनलाइन स्टाइलिंग
टैग के अंदर दे रखा है, और एक स्टाइलिंग आपने पूरे पेज के लिए H1 के लिए लगा रखा है जो सारे H1 पे अप्लाई करेंगे, राइट। तो जिन H1 में आपने इनलाइन स्टाइलिंग नहीं लगाई है उनके लिए तो करीब कौन सा हुआ, ऊपर वाला, क्योंकि उनकी अपनी स्टाइलिंग सब अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन बाकी एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, जो उनका इनलाइन वाला है वो उनके लिए ज्यादा करीब वाली चेयर हुई, राइट। सिमिलरली आप लोकल मेथड लोकल वेरिएबल, और अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप स्टेट वेरिएबल की बात करते हैं या इंस्टेंस वेरिएबल की बात करते हैं। अगर दोनों के नाम सेम हो, एंड दैट्स कन्वेंशन आल्सो, कि अक्सर क्या करते हैं मेथड में आप नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा एज, राइट, स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं एज का, सी प्लस प्लस जावा किसी का बना रहे हैं, सी शार्प किसी का बना रहे हैं, तो आपने मेथड में लोकल में सेट एज मेथड लिखा और उसमें इंट एज पैरामीटर लिखा आपने। सिमिलरली इंस्टेंस वेरिएबल में भी, क्योंकि फील्ड्स जो हैं आपके वो मेमोरी में अलग से जाते हैं, ठीक है, वो हीप में जाते हैं, वहां पे भी आपने एज लिखा। अब जब आप मेथड के अंदर आप एज यूज करेंगे, सिंपली एज कहेंगे, तो कौन सा एज पिक होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? बोलता हूँ, क्लास समझते हैं, मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई, क्लास के सारे फील्ड्स होंगे, वो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, राइट, वो हीप पे जाते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट चंक ऑफ मेमोरी, राइट। उसमें आपने नेम एज सारे फील्ड्स बनाई, एज नाम की फील्ड बनाई, फिर आपने एक सेट एज मेथड डिफाइन करा ताकि आप एज को सेट कर सके या चेंज कर सके। उसके अंदर पैरामीटर आपने डिफाइन करा इंट एज विद द सेम नेम एज द नेम ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अब अगर उस मेथड के अंदर आप बोलेंगे एज इज इक्वल टू 65, तो ये आप किस एज को रिफर कर रहे हैं? मेथड लोकल वेरिएबल को रिफर कर रहे हैं जो पैरामीटर में डिफाइंड है, जो मेथड को लोकल के स्कोप होता है इसका, या उसको कर रहे हैं जो इंस्टेंस वेरिएबल है? किसको कर रहे हैं? मेथड लोकल को, क्योंकि वो करीब है। अगर ऊपर वाले को करना होगा तो सी प्लस में क्या करेंगे, दिस के साथ एरो की लगाएंगे, जावा में दिस के साथ डॉट लगाएंगे। इनफैक्ट C11 कन्वेंशन के बाद आप सी प्लस में दिस के साथ डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। कन्वेंशन, नए कन्वेंशन जो आ गए थे सी प्लस के, उसके साथ काफी कुछ आपका जावा के इनलाइन आपकी चीजें सिंटेक्स वगैरह हो गए थे, मच इजियर, ठीक है। तो आपने रिजॉल्व कैसे करा? जो चीज करीब है उसको प्रेफरेंस मिल गई, राइट। जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है उसमें क्या होता है, पेरेंट क्लास का मेथड होता है सेम नेम, राइट, विद द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर, सेम टाइप ऑफ पैरामीटर। उसको आप नीचे भी अगर सब क्लास में भी सेम डिफाइन करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको? ओवर रिडन मेथड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट अगर चाइल्ड क्लास का है, भले ही रेफरेंस पेरेंट टाइप का हो, तो कॉल क्या होगा? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होगा, क्योंकि उसके लिए ज्यादा करीब वाला मेथड वो है जो चाइल्ड क्लास के डिफिनेशन के अंदर डिफाइंड है, राइट। सेम कंसेप्ट, अगर वहां मौजूद नहीं है तब वो पेरेंट क्लास को यूज करेगा, क्योंकि पेरेंट क्लास फिर क्या हो गया, एज अ जनरलाइजेशन काम करेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, ठीक है। नाउ when you go to the practical development process you will see there are lots of configurations। मतलब कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हैं तो उसमें कॉन्फ़िगरेशंस होगा, फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं तो फ्रेमवर्क्स की अलग कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, और these configurations are kept aside from the code, that means they are not coded from within the code, हार्ड कोड नहीं करना चाहिए उनको। तो वो क्या करते हैं, उनको आप मेंटेन करते हैं किसी तरह की टेक्स्ट फाइल में। तो द conventions are usually either you use the property files with the dot property extension, it's a text file, और XML फाइल विद डॉट XML एक्सटेंशन, ठीक है। अगर ये बात अभी समझ नहीं आ रही है तो आगे आप समझोगे, जो लोग समझ पा रहे हैं वो जो थोड़ा बहुत अवेयर हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, आप कोड में उन चीज़ों को नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको डाटाबेस से कनेक्ट करना है, माइस्क्यूएल पढ़ा होगा, जो क्लाइंट आप प्रोग्राम यूज करते हैं उसमें डाटाबेस में कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्कीमा नाम देना पड़ता है, यूजर नेम देना पड़ता है, पासवर्ड देना पड़ता है, किस पोर्ट पे चल रहा है, ये सब यानी पूरे कंप्लीट एक यूआरएल देना पड़ता है, राइट। कनेक्शन यूआरएल जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना, उसके पार्ट्स होते हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। कौन चला रहा है भाई? पार्ट चल रहा है क्या? अच्छा, तो कनेक्शन यूआरएल होता है, उसके पार्ट्स होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। तो तरीका ये है कि वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप एक एक्सएमएल फाइल के अंदर अलग से दें, और जब एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होता है, कंटेनर उसको स्टार्ट करता है, तो अपने आप उसको पढ़ करके मेमोरी में रख लेता है ताकि यूज होता रहे, ठीक है। अगर आपने आपका डाटाबेस चेंज हुआ, ठीक है, या चलते चलते डाटाबेस आपका शट डाउन हो गया, वो मशीन सर्वर मशीन शट डाउन हो गई, तो बैकअप डाटाबेस भी होता है, कंट्रोल वहां पे जाना है, वहां नहीं मिल रहा है तो कंट्रोल क्या होगा,
सेकंड डाटाबेस में जाना है, तो वो क्या करेगा, बैकअप का एड्रेस उठाएगा उसी XML फाइल से, है ना? या आपने डाटाबेस चेंज करने की कोशिश करी, माइग्रेट करा आपने डाटाबेस को, तो आप उसके एड्रेस में यूजर नेम, पासवर्ड, स्कीमा सब चीज़ चेंज करेंगे, यूआरएल पोर्ट वगैरह चेंज करेंगे, राइट? ये सब चीज़ चेंज करेंगे। अगर ये चीज़ आपने कोड में, सी प्लस प्लस के कोड में, जावा के कोड के अंदर लिख रखा है, तो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं हार्ड कोडेड वैल्यू, एंड दैट इज बैड बिकॉज देन यू विल हैव टू कंपाइल द होल कोड, एंड द कंपाइलेशन रिक्वायर्स अ टेस्ट साइकिल and lot of other efforts that will take much more time to figure out the impacts or from where the code is breaking. ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं, जो चीजें कोड का पार्ट नहीं है, यानी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, थर्ड पार्टी के टूल का पार्ट है, उसको आपने कॉन्फ़िगरेशन में रख दिया, ठीक है, अलग से रख दिया टेस्ट फाइल में, ये तरीका होता है, ठीक है। अब उसमें मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन कि उसके बावजूद देयर आर प्रोविजन टू हार्ड कोड देम इन द कोड इटसेल्फ। कोड में आप कह सकते हैं कि भाई पासवर्ड इसका ये है, यूजर नेम ये है, स्कीमा नेम ये है, पोर्ट नंबर ये है, आप कोड में बता सकते हैं, मेथड्स होते हैं उसके, ठीक है। तो आपने मेथड यूज करके और हार्ड कोड करके, टाइप करके, हार्ड कोड में टाइप करना, टाइप करके आपने बता दिया है, तो कौन सा प्रेफरेंस लेगा, किसको प्रेफरेंस मिलेगा, द वन इन द कोड, बिकॉज दैट इज क्लोजर, ऑल्दो दैट इज बैड, ऑल्दो दैट इज अ बैड प्रैक्टिस, बट यू विल टेक द प्रेफरेंस। तो हमेशा याद रखें, जब भी आपको स्कोप को रिजॉल्व करना हो, आई थिंक गलत डायरेक्शन में चली गई थोड़ी सी बात, बट जब भी आपको स्कोप को रिजॉल्व करना हो, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो जो चीज आपके क्लोजर है, ठीक है, दैट विल टेक द प्रेफरेंस, दैट विल ओवरराइड द डेफिनेशंस व्हिच आर फर्दर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा कि लिस्ट एलिमेंट में आपने कोई स्टाइल को डिफाइन करा, तो उसने अनऑर्डर लिस्ट के टॉप लेवल एलिमेंट के स्टाइल को ओवरराइड कर दिया। सिमिलरली आपने H1 के दो फर्स्ट एलिमेंट में स्टाइल को इनलाइन डिफाइन कर रखा था, तो उसने जो हमने यहाँ पे कॉमन स्टाइलिंग सारे H1 एलिमेंट्स के लिए दे रखी है, उसको ओवरराइड कर दिया, लेकिन जहाँ डिफाइन नहीं कर रखी थी वहाँ अप्लाई हो गई थी, ठीक है। ये दोनों अभी भी आप देख रहे हैं ग्रे नजर आ रही है, कलर हमने ग्रे दिया है, राइट? समझ में आ रही है बात भाई, ठीक है। सो वी हैव सीन टू वेज ऑफ डिफाइनिंग अ स्टाइल। स्टाइल में हजारों एट्रीब्यूट्स है, यू कैन जस्ट ट्राई एंड प्ले विथ इट, जैसे कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, मार्जिन, ये सब चीजें आप देख रहे हैं ना, ऐसे सैकड़ों है, ठीक है। आप उसकी पूरी लिस्ट चाहे तो, आप देखना चाहे तो आपको नजर आ जाएगी, देख रहे हैं आप, बस कंट्रोल स्पेस दबाइए आईडी पे, आपको सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा क्या क्या है। उनको गूगल करके पढ़िए कि उनके डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स, कोड एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमारे पर्पस क्या है, इंट्रोड्यूस करना कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, ठीक है, अदरवाइज इट्स अ ह्यूज थिंग, आपको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, राइट? So we have seen two ways. One is inline definition, the other is internal definition. इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइलिंग, ठीक है। इंटरनल स्टाइलिंग का मतलब जो वेब पेज आप लिख रहे हैं, HTML पेज जो लिख रहे हैं, उस पेज के अंदर ही आप स्टाइल को डिफाइन कर रहे हैं, नॉट इन लाइन बट इंटरनल टू द पेज। इसके लिए आपने क्या किया, एक स्टाइल टैग को शुरू किया, HTML इज अ टैग लैंग्वेज, तो यहाँ भी टैग चाहिए, तो आपने स्टाइल का एक टैग शुरू किया, कहाँ पे, हेड एलिमेंट के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं, हेड एलिमेंट के अंदर, ठीक है। अभी पीछे मैं जब आया था क्लास में, अभी क्लास शुरू नहीं हुई थी, पीछे कोई स्टूडेंट बैठे हुए थे, वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे, कुछ जावास्क्रिप्ट कोड करने चल रहा था, कौन था वो, आपसे, आप पूछ रहे थे कि हेड में भी डाल के देख लिया, बॉडी में भी डाल के देख लिया, जावास्क्रिप्ट में दोनों चलता है, हेड और बॉडी दोनों में डाल सकते हैं। हाँ, वो कुछ स्क्रिप्टिंग में ही गड़बड़ होगी, हाँ स्क्रिप्टिंग गड़बड़ी होगी, इसीलिए नहीं ले रहा होगा। लेकिन CSS में क्या है, CSS में हेड में ही डालना है, ठीक है, बॉडी में आपको नहीं डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्टाइल डाल दिया, राइट, स्टाइल टैग से शुरू किया, स्टाइल टैग से खत्म किया। मल्टीपल एलिमेंट्स को आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने H1 के लिए करा, और कोई एलिमेंट है, देखिए क्या एलिमेंट है, पैराग्राफ है, राइट, पैराग्राफ है। पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ जितने भी पैराग्राफ मेरे पास हो, मान लो एक पैराग्राफ हो गया है, फाइल के बाहर डाल सकते हैं ना। चल तो जाता है, देखो चक्कर ये है कि ब्राउजर स्मार्ट है, इसलिए चल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, तो फ्रेमवर्क आपको कई चीजों में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसलिए जो आपको टेक्निक बता रहे हैं ना, वो एडवाइजेबल है कि आप वैसा करें, चलने को तो चल जाएगा, कोई 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 डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब जैसे कहते हैं, आप टैग HTML का ओपन करो तो क्लोज भी करो, HTML5 का एक रूल बताते हैं,
आप ना करो, ब्राउज़र उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब आप कई सारे फ्रेमवर्क्स पे जाओगे तब आप देखोगे कि आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है? क्योंकि फ्रेमवर्क्स दे वर्क ऑन अ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स, ठीक है? तब आपको प्रॉब्लम होगी फिर। अब देखो, हाँ, एक पैराग्राफ ये था। लेट मी से लेट मी जस्ट फॉर एग्जांपल लेट मी क्रिएट अनदर पैराग्राफ ताकि दोनों पे अप्लाई करके हम देख सकते हैं, ठीक है? पैराग्राफ ये क्यों नहीं रहा है इसको, ठीक है? कैसे नहीं करें, सॉरी, जस्ट सेकंड। और टी तो नहीं ले रहा भाई, शॉर्टकट भूल गया हूँ क्या मैं इसका। चलो लेट मी जस्ट डिफाइन समथिंग। ये कुछ पैराग्राफ है, ये लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, ठीक है? सो वी हैव गॉट टू पैराग्राफ, राइट? अगर हमें इनलाइन डिफाइन करना है तो इंडिविजुअल पैराग्राफ एलिमेंट में जाकर के स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर जिस तरह की स्टाइलिंग हम देना चाहते हैं अलग अलग एलिमेंट, मतलब जैसे कलर के लिए, बैकग्राउंड कलर के लिए, या अलाइनमेंट के लिए, या फॉन्ट साइज के लिए अलग अलग देना पड़ेगा, राइट? बट वी वांट टू अप्लाई internally but for all the elements of this HTML पेज। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे यहाँ पर इसी स्टाइल के अंदर, एक एलिमेंट यहाँ खत्म हुआ है, दूसरा सिलेक्टर क्या नाम देंगे इसको, p, राइट? फिर क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस से एंड करेंगे, राइट? से कलर, कलर इज इक्वल टू से, लेट मी से आई वांट टू मेक इट ब्लू, ठीक है? देखिए पैराग्राफ दोनों आपके ब्लू हो गए, राइट? तो जितने चाहें आप इसमें सिलेक्टर ऐड कर सकते हैं, फाइन। फर्क क्या हुआ, जब इनलाइन करते थे तो सिलेक्टर, किसी भी सिलेक्टर के, जो भी सिलेक्टर है उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते थे आप, और उसके अंदर जितने भी आपके फीचर्स होते थे उनको आप, या डेकोरेशंस होते थे, इसको बोलते हैं डेकोरेशंस यहाँ पर, राइट? डेकोरेशन को आप क्या करते थे, डबल कोट के अंदर लिखते थे, हर एक डेकोरेशन को सेमी कॉलन से डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है आपको, सेमी कॉलन अभी भी होगा लेकिन डबल कोट के अंदर नहीं आएगा, एक से ज्यादा सिलेक्टर हो सकते हैं, और सारे सिलेक्टर जो होंगे स्टाइल टैग के अंदर होंगे, करेक्ट? Now there is a third way of declaring a style, and the third way is that instead of declaring a style, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, internally to the page, let me just comment it, ठीक है? ये कमेंट में चला गया। Now this will not be applied, right? This will not be applied. We can use an external file, ठीक है, for the CSS, and we can just link that particular file so that all the style that we have defined over there are applied to this particular page, ठीक है? जैसे आप सी में क्या करते थे, इंक्लूड करते हैं कोई फाइल ताकि उसके सारे फंक्शन को आप कॉल कर सके, लेकिन फाइल तो कहीं और मौजूद है। सिमिलरली अब हमारा पर्पस क्या है, हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को, स्टाइल को बनाना चाहते हैं, राइट? एक्सटर्नल का मतलब ये जो पेज है, एचटीएमएल पेज है, इससे एक्सटर्नल सेपरेट फाइल, उसके अंदर हम डिफाइन करें, ताकि अब हमें क्या होगा, इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब क्या होता है कि इस पेज में जब आप देखेंगे तो एचटीएमएल के अलावा कुछ भी नहीं देखेंगे, अनलेस वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है? पेज आपका अननेसेसरी लंबा नहीं होगा। पता चला कि आपने एक बड़ा सा एचटीएमएल पेज लिखा है, हर एलिमेंट के लिए आपने स्टाइल्स बना रखे हैं, तो पता चला कि बहुत बड़ा पेज स्टाइलिंग का पार्ट हो गया, बहुत बड़ा पेज उसका एचटीएमएल का पार्ट हो गया। अब आप उसमें परेशान है कि कहाँ पे स्टाइलिंग कर रखा है, कहाँ पे लाइन स्टाइलिंग कर रखा है, कहाँ पे पेज कर रखा है, आप उसके लिए परेशान है, राइट?
फाइन। तो जहां तक सेपरेट हो सकता है, वी विल ट्राई टू सेपरेट द कंसर्न्स। नाउ स्टाइलिंग इज अ सेपरेट कंसर्न which is meant for look and feel or the styling, ठीक है, whereas HTML is a separate concern which is meant for the structure. So that is why it is better that you provide a separate file, and that file is a external file, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल स्टाइल आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इनलाइन हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। तो यहाँ पे देखिए तरीका क्या है कि यू विल हैव टू जस्ट यूज लिंक टैग विद इन द हेडर, राइट। REL यूज करके आप बताएंगे कि ये क्या है, स्टाइल शीट है जिससे आप रिलेट कर रहे हैं। एंड देन HREF क्या होता है, जैसे एंकर में हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होता है ना, यानी उसका आप रेफरेंस बता रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन रेफरेंस हो, चाहे कहीं आपका पाथ रिलेटिव फोल्डर में मौजूद हो। यहाँ पे सिर्फ स्टाइल डॉट CSS आप कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जिस पेज में HTML, जिस फोल्डर में HTML है, उसी फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट CSS भी मौजूद है, राइट। इसको सिंपली अगर आप शॉर्टकट से लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें, आप विजुअल स्टूडियो में कहेंगे लिंक, देखिए उसने अपने आप REL को स्टाइल डॉट CSS लिख लिया। आप यहाँ पे लगाइए स्टाइल डॉट CSS, जैसे आप स्टाइल लिखना शुरू करेंगे जितनी भी स्टाइल्स होंगी वो शो करने लगेगा, राइट। आप यूज करिए, एंटर करिए, स्पेलिंग मिस्टेक का चांस मत दीजिए, ठीक है, करेक्ट, राइट। लेट्स गो एंड सी व्हाट इज दिस स्टाइल डॉट CSS। देखिए कंट्रोल दबा के मैं इस पे एरो की ला रहा हूँ, क्या कह रहा है, फॉलो द लिंक, क्लिक किया मैंने, यहाँ से आपकी फाइल खुल गई, ठीक है। नाउ यू कैन सी व्हाट वी हैव डन हियर, we have got some table in the HTML form. So for table we have defined a border. अब तक जो पेज हमारा रन हो रहा था उसमें हमने बॉर्डर टेबल के लिए डिफाइन नहीं कर रखा था, राइट। हियर वी हैव डिफाइंड अ टेबल बॉर्डर। सिमिलरली इमेज की कुछ विड्थ हाइट हमने डिफाइन कर ली। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने कहा कि भाई ऑर्डर लिस्ट में जो, ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है, नंबरिंग, तो नंबरिंग 1 2 3 ना शो करके रोमन नंबर में शो करे, ये हमने लगा दी। अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या कहा कि जो सर्किल आता है उसकी जगह क्या लगाओ, स्क्वायर लगाओ, ठीक है। सिमिलरली टेबल रो के लिए हमने कहा कि हर टेबल रो का जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा कलर हो जाए, ठीक है। लिस्ट एलिमेंट के लिए हमने कहा कि फॉन्ट फैमिली वर्दाना यूज कर लो, ठीक है, एक फॉन्ट फैमिली को हमने बता दिया। ये चीजें बाद में देखेंगे, अभी इतने पे देखो अभी क्या हो रहा है। अब इसको सिर्फ इनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, हमें सिंपली इस पेज में स्टाइल शीट को पेज से लिंक करना पड़ा था बाय प्रोवाइडिंग इट्स नेम। लेट्स रन इट एंड सी चेंजेस आए, बताइए। देखो यहाँ स्क्वायर आ गया, ये रोमन नंबर में आ गया, इसकी साइज मैंने बहुत छोटी रखी होगी, इसकी साइज इमेज बहुत छोटी हो गई। हेडर के लिए मैंने कोई एक्सटर्नल उसमें नहीं डिफाइन कर रखा था, इसलिए हेडर ने क्या लिया, जो इंटरनल स्टाइल थी हेडर के लिए मैं डिफाइन कर रखा है उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, उसने उसको पिक नहीं करा, राइट। तो जब उसको पिक नहीं करा तो ये दोनों H1 की जो 4 में से 2 एलिमेंट थे वो ब्लैक रह गए, कलर चेंज नहीं हुआ, राइट। इनलाइन स्टाइल शीट अभी भी प्रेफरेंस लेगी, यानी ओवरराइड करेगी, बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट, राइट। नाउ लेट्स give a style to H1 elements in external file. Let's go to the style.css. यहाँ पे हम सिंपली कहें, अच्छा इसमें एक चीज नोटिस करिएगा आप, ये फाइल जो है style.css के नाम से हमने सेव किया है, राइट। तो इट्स ऑलरेडी CSS फाइल जो बनी ही इसलिए एक्सटेंशन बता रहा है कि इसमें हम स्टाइल्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट टैग नहीं देखेंगे, स्क्रिप्ट से ओपन और क्लोज होने वाला टैग नहीं देखेंगे आप, क्यों, क्योंकि वो चाहिए था HTML में, फाइल एक्सटेंशन HTML थी, HTML इज अ टैग लैंग्वेज, वहां पे हमें स्क्रिप्ट चाहिए था एज अ टैग, जिसके अंदर हम स्क्रिप्ट को स्टाइल चाहिए था, इसके अंदर हम स्टाइल को डिफाइन कर सके। हियर आई डू नॉट नीड द स्टाइल टैग टू ओपन एंड क्लोज, व्हाई, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ CSS फाइल, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली शुरू कर दिया, सिलेक्टर को यूज किया, शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे H1 लिख रखा है सिलेक्टर, लेट मी जस्ट अनकमेंट इट। अच्छा इसमें देखिए कमेंट भी क्या है, कमेंट ये HTML कमेंट नहीं है,
सी टाइप का कमेंट दिख रहा है, राइट? तो स्टाइल में अगर आप कमेंट दे रहे हैं तो आपको ये वाला कमेंट यूज करना पड़ेगा, स्लैश स्टार्ट से स्टार्ट, स्लैश स्टार्ट स्टार्ट आउट ब्रैकेट से क्लोज, ठीक है? ये आपको यूज करना पड़ेगा। एचटीएमएल का कमेंट इज डिफरेंट, द कमेंट दैट यू प्रोवाइड इन एक्सटर्नल स्टाइल फाइल इज डिफरेंट। गाइस क्लियर है? ठीक है ना? लेट मी जस्ट अनकमेंट इट। और विजुअल स्टूडियो चूंकि आपका आईडी है, कमेंट अनकमेंट करने का शॉर्टकट भी सेम रहेगा, ठीक है? आई यूज कंट्रोल एंड स्लैश टू कमेंट एंड अनकमेंट, टॉगल बिटवीन द कमेंट्स एंड अनकमेंट्स, ठीक है? तो ये अनकमेंट हो गया। अब H1 पे स्टाइल अप्लाई हो गई, कलर क्या हो गया? RGB, राइट? मतलब कुछ ये वॉलेट टाइप का है ना, क्या कलर है ये वाला जो कलर आपको दिख रहा है? RGB कोड के साथ डिफाइन है 1411990 समथिंग, तो ये वॉलेट कलर का समथिंग हो गया। लेट्स सेव इट एंड एज सुन एज यू डू इट, लेट्स गो एंड सी द HTML। देखिए ये चेंज हो गया यहाँ पर। ये पहले और दूसरे क्यों नहीं चेंज हुए? इन लाइन से। यहाँ तक क्लियर है? वापस से HTML पेज पे जाते हैं दरअसल, है यहाँ कर दिया है ना, टेक्स्ट लाइन इक्वल सेंटर भी तो कर दिया मैंने। नहीं वो नहीं आएंगे, वो कहाँ है देखो, सेंटर में आ रहे हैं। अच्छा लेट मी सी, लेट मी सी, इसको नहीं आना चाहिए लेकिन जस्ट लेट मी सी। ये सेंटर है या लेफ्ट अलाइन ही है? सेंटर ही है तो सेंटर ही है ना। ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई। अम्म, एक बार करके देखें ऐसे। हाँ, सेंटर में इसलिए हो गया, रीजन ये है कि आपने ओवरराइड क्या किया है, आपने सिर्फ कलर को और बैकग्राउंड कलर को ही तो ओवरराइड किया है, टेक्स्ट अलाइन को ओवरराइड तो नहीं किया है। नाउ लेट्स ट्राई टू ओवरराइड इट। टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू एक के लिए कर रहे हैं, पहले वाले H1 के लिए, ठीक है? लेट्स सी, लेट्स से इट्स लेफ्ट, राइट? आप इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए वहां पर ये लेफ्ट हो गया, राइट? तो ओवरराइड भी उतना ही होगा जितना आपने इनलाइन में कर रखा है या क्लोजेस्ट जगह पे कर रखा है। अदरवाइज तो बाकी चीजें तो अब अगर अगर जैसे पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के अंदर 4 मेथड है, राइट? 4 में से आपने 2 मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड किया है, तो बाकी जो बचे 4 में से 2 मेथड है वो पेरेंट क्लास के ही तो कॉल होंगे। सेम कंसेप्ट, ठीक है? नाउ लेट्स से हम यहाँ पे स्टाइलिंग हटा दें, बल्कि यहाँ पे ना हटा के हम क्या करें, यहाँ के इसके कमेंट को हटा दें, स्टाइल को। अब बताओ इससे कुछ फर्क आएगा? अभी हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग भी है हेडर के लिए, H1 के लिए, हमारे पास इंटरनल स्टाइलिंग भी है, हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइलिंग भी है। अब क्या होगा? 4 H1 है, एक्सटर्नल वाले को छोड़ देगा किसके लिए? जिसके लिए इनलाइन डिफाइंड नहीं है। इनलाइन सबसे क्लोजेस्ट है, जिन चीजों के लिए इनलाइन डिफाइंड है वहां तक किसको लेगा? इनलाइन लेगा। उसके बाद जो चीजें नहीं बची बची होंगी उनके लिए किसको चेक करेगा? इंटरनल को चेक करेगा। उसके बाद भी कुछ बचा होगा तो उसके लिए क्या चेक करेगा? एक्सटर्नल को चेक करेगा। इसका मतलब कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट जो अभी भी एक्सटर्नल फाइल में डिफाइंड है उसकी स्टाइल अप्लाइड होगी वहां पर भी, वो अभी भी रोमन में नजर आएगा, वो अभी भी स्क्वायर के साथ नजर आएगा, राइट? चला के देखिए एक बार। लेकिन हेडर वन हेडर टू जो है, पहले दो जो सॉरी पहले पहले दो H1 है वो अपने इंटरनल स्टाइल से नजर आएंगे, और जो बाद के दो H1 है वो ग्रे में नजर आने चाहिए, वॉलेट में नजर नहीं आने चाहिए। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? लेट्स सी।
एज एक्सपेक्टेड। ग्रे में है दोनों, नीचे वाले, पहले वाले दोनों की इनलाइन स्टाइलिंग है, अभी भी स्क्वायर है, रोमन है। फाइव से हटा दें तब ये अपने नॉर्मल उस पे आ जाएगा, नंबरिंग पे आ जाएगा, नॉर्मल नंबर पे आ जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो वी हैव सीन व्हाट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, how styles are defined, the three ways of defining styles: internal, inline, internal, and external. We know how we define the scope or we resolve the scope rather. ठीक है, जब भी अब क्या होगा कि आप जब कोड करेंगे तो कभी होगा कि आप अप्लाई करते हैं ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, या फाइल लेवल पर, इंटरनल लेवल पर या एक्सटर्नल लेवल पर, और आप देखते हैं चेंजेस नहीं हो रहा है, तो आपको कहाँ चेक करना है? अगर एक्सटर्नल लेवल पर करा है तो कहीं इंटरनल स्टाइल के टैग के अंदर तो मौजूद नहीं है, इंटरनल तो डिफरेंशियल तो नहीं है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के उस पर्टिकुलर स्टाइलिंग एलिमेंट के लिए। जैसे यहाँ पे भी हुआ था कि एक स्टाइलिंग एलिमेंट हमने ओवरराइड किया था, बाकी नहीं करा था, है ना, तो उससे भी आपको चेक करना होगा। अगर उस पर भी नहीं काम कर रहा है, देखना पड़ेगा इंटरनल तो कहीं उस एलिमेंट के लिए तो नहीं है स्पेसिफिकली, तो इंटरनल जो है वो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा, चाहे वो कितनी बार भी वो एलिमेंट आपका एज अ टैग रिपीट हो रहा हो। क्लियर है? शोर बहुत हो रहा है भाई, गाइस समझ में आ गई बात इतनी? ओके। अच्छा, इसके बाद हमने जो सेक्शन सी में एक लैब कराया था, वो ये कराया था कि आपको जो असाइनमेंट दिया था हमने, है ना, जो पेज दिया था जिसमें आप यूनिवर्सिटी की लिस्ट कर रहे थे, अब उसमें मैं चाह ये रहा था कि जो स्टाइल में अप्लाई करूं, है ना, जैसे यूनिवर्सिटी लिस्ट लिख करके आ रही है, ठीक है, मैंने क्या कहा कि मैंने उनसे कहा कि भाई सबसे पहले हमने ये प्लान किया था कि भाई हम क्या करेंगे, पहला पेज जो प्रोड्यूस करेंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक इंडिया का ग्राफ प्रोड्यूस करेंगे जिसमें सारे स्टेट्स होंगे, हर स्टेट्स पे आप क्लिक करेंगे वो हाइपर लिंक में उस स्टेट की यूनिवर्सिटीज की पेज खोलेगा, जिसमें दो कॉलम होंगे टेबल में, एक स्टेट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, एक में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी। ये प्लान था। असाइनमेंट आपको सिर्फ इतना दिया था कि आप उसमें एक एक रो ऐड कर दें, इतना ही दिया था। तो हमने अज्यूम किया कि चलो अभी हम ग्राफ नहीं ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एक लिस्ट ऐड कर दे रहे हैं सारे मेजर स्टेट्स की, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, ठीक है, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, लिंक आपने प्रोवाइड कर दिया। तो जब आपने लिंक पर क्लिक करा तो उस स्टेट की यूनिवर्सिटीज को शो करने लगे। ऐसे बहुत सारे पेजेस होंगे, जितने स्टेट होंगे उतने पेजेस होंगे, राइट। अब हम चाहते हैं कि स्टाइल जो हो, उनका लुक एंड फील हो, वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन कॉमन हो, थ्रू आउट द एप्लीकेशन क्या हो, कॉमन हो, यही यही रिक्वायर्ड भी होगा। तो फिर आप क्या स्टाइल यूज करेंगे? एक्सटर्नल यूज करेंगे, क्योंकि इंटरनल जो होगा वो सिर्फ उस पेज पे अप्लाई होगा, इनलाइन जो होता है सिर्फ उस एलिमेंट पे अप्लाई होता है। एक्सटर्नल यूज करेंगे तो एक्सटर्नल को फिर हर पेज में लिंक करना पड़ेगा बस, और आप एक जगह डिफाइन करेंगे एक स्टाइल में, हर जगह वो रिपीट हो जाएगा। करेक्ट? ठीक है गैस, उसका हमने लैब कराया था, उसका वीडियो लेक्चर में आपको अपलोड कर लूंगा, क्योंकि लैब है वो करके सबने देखा था, वहां पर रोटेट करके बच्चों को बुलाया था, उन्होंने करके देखा था, रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद है, आप देख करके खुद साथ में प्रैक्टिस कर लेना जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। आ, अच्छा, इसके बाद ये चलो इतने पे रोक देते हैं, वरना डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए, है ना। कुछ लोग तो ऑलरेडी अवेयर है चीज़ों से, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए इतना सिलेबस भी इतना ही रखेंगे एग्जाम के लिए, सेशन के लिए भी, ठीक है, जितना ये लेक्चर अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ये लेक्चर एक्चुअली नहीं, बल्कि जो आपका सेशन थी में लेक्चर लिया है वो शायद अपलोड करूँ मैं, लेकिन इतना ही होना चाहिए, क्योंकि शायद बाकी चीज़ें मैंने बाद में बताई थी।